विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं कैलाश भामरे आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से संचार, जनसंचार का अर्थ, उनके प्रकार, माध्यम और उनके तत्व। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न जनसंचार माध्यम आजकल हमारे आसपास हैं, अलग अलग पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न आदि। लेकिन जनसंचार माध्यम को पढ़ने से पूर्व या उसको समझने से पूर्व हमें संचार को समझना आवश्यक है। तो संचार क्या है? तो संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान, लेन देन, इसे संचार कहते हैं। अब संचार शब्द की व्युत्पत्ति के स्तर पर अगर बात करें तो विद्वानों के अनुसार संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है और चर इस धातु का अर्थ है चलना अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। अर्थात संचार या सूचनाओं के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि सूचनाओं का एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचना, इसे ही संचार कहते हैं। संचार के संदर्भ में जो प्रसिद्ध संचार शास्त्री है विल्बर श्रैम, उनके अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। उनके द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करना, यही संचार है। तो आमतौर पर निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, एक से दूसरे स्थान तक जाना, इसी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए ही या पूर्ण होने की इस प्रक्रिया को ही संचार कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो साधन सहायक होते हैं, जो मदद के तरीके होते हैं, उनको हम संचार माध्यम कहते हैं। संचार एक अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है, यानी एक इंटरैक्टिव जिसको कहते हैं, एक दूसरे के बीच होने वाली ये प्रक्रिया है। संचार प्रक्रिया को समझते हैं कि संचार प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, उसके तत्व क्या क्या है। सबसे पहले है स्रोत या संचारक। जब संचारक यानी जहाँ से सूचनाएं दी जा रही हैं, सूचना देने वाला या जहाँ से सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं, तो एक उद्देश्य के साथ अपना कोई विचार, संदेश या भावना किसी और तक पहुंचाना चाहते हैं और वहीं से संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है, आरंभ होता है। यानी शुरुआत होती है स्रोत या संचारक से। फिर जब संचार देना है तो उसका एक खाका बनाया जाता है। भाषा एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है, लिखा जाता है या कुछ चिन्हों के माध्यम से बताया जाता है और इसी कोड में उस संदेश को यानी व्यवस्थित रूप से बांधा जाता है। फिर संदेश, विचार, सूचना या भाव स्पष्ट रूप से उसमें व्यक्त किए जाते हैं। फिर उसके लिए माध्यमों का चुनाव होता है, जैसे संदेश ध्वनि, प्रकाश ध्वनि, वायु तरंग, स्पर्श या विभिन्न माध्यम। अब यहाँ हम केवल संचार की बात कर रहे हैं। आगे चलकर जब जनसंचार की बात करेंगे तो इन माध्यमों पर और विस्तार से हम बात करेंगे। लेकिन माध्यम की आवश्यकता संचार के लिए होती है, जनसंचार के लिए भी होती है, संचार के लिए भी होती है। तो माध्यम प्रकाश का हो सकता है, ध्वनि का हो सकता है, इशारों का हो सकता है। फिर अगला जो दूसरा छोर है संचार का, वो है प्राप्तकर्ता, जिसके पास संदेश पहुंचते हैं। वो डिकोडिंग करता है, यानी जो कोड यानी जिस प्रकार से वो संदेश लिखा गया उसी तरह से उसको मिलना, इसे कहते हैं डिकोडिंग। मतलब जैसे उदाहरण के लिए देखिएगा कि किसी एक भाषा में लिखा गया संदेश जब उसी भाषा में सामने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है या उस व्यक्ति की समझ उस भाषा की है तो उसे वो पढ़ पाता है, अन्यथा नहीं पढ़ पाता। जैसे अगर तेलुगु या मलयालम जानने वाला कोई व्यक्ति संदेश भेजता है और ऐसे व्यक्ति के पास वो संदेश जाता है कि जो तेलुगु या मलयालम नहीं जानता है, तो उसके लिए वो संदेश पढ़ना या उसको समझना या उसको डिकोडिंग करना कठिन हो सकता है। फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है।
और इसी प्रतिक्रिया को फीडबैक कहा जाता है। और शोर, अब शोर आमतौर पर संचार की प्रक्रिया में जब बाधा आती है तो उसे शोर कहा जाता है। ये मानसिक, तकनीकी, भौतिक प्रकार का हो सकता है, यानी संचार की प्रक्रिया की बाधा, इसे शोर कहा जाता है। देखिए, छोटे छोटे बहुविकल्पात्मक प्रश्न आपको इस साल परीक्षाओं में आने वाले हैं, और इसलिए इन सभी जो तत्वों को है अच्छी तरह से आपको समझना है। उसके संदर्भ में छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी को एक आकृति स्वरूप में हम यहाँ देख सकते हैं कि स्रोत या संचारक से शुरू होने वाला संदेश कूटीकृत होता है, किसी भाषा में लिखा जाता है, फिर वो संदेश तैयार होता है, माध्यम के द्वारा फिर प्राप्तकर्ता तक आता है, फिर फीडबैक, और फिर शोर, जहाँ संचार की प्रक्रिया में बाधा, और पुनः एक बार स्रोत तक वो प्रतिपुष्टि जब स्रोत तक पहुँचती है तब वो संचार की प्रक्रिया पूर्ण होती है। फीडबैक जब संचारक तक पहुँचता है तब वो एक तरह से संचार की प्रक्रिया पूर्ण कहलाती है। अब संचार के प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है सांकेतिक संचार, अर्थात संकेत से दिए जाने वाले संचार। संकेत से संचार कैसे होते हैं? जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल है, लाल रंग की बत्ती है, आप रुक गए, हरे रंग की बत्ती है, आप चलने लगे, तो ये भी एक तरह से संचार है, सूचना का आदान प्रदान है। ठीक है। उसके बाद मौखिक संचार, यानी बोलकर किया जाने वाला संचार, अपने विचार किसी को बताना, ये एक संचार कहलाता है। फिर उसके बाद अमौखिक भी कहा जाता है, जैसे हम इशारों से किसी को नमस्ते करना, किसी को हाय हेलो करना, किसी को चुप रहने के लिए इशारे करना, तो ये भी एक तरह मौखिक और अमौखिक संचार ये हो सकता है। फिर संचारक और प्राप्तकर्ता, जब एक ही व्यक्ति होता है तो उसे अंतःवैयक्तिक संचार, अर्थात इंट्रापर्सनल, यानी एक ही व्यक्ति जब अपने आप में कुछ सोचता है और अपने से ही उसका मंथन जब चलता है, विचार मंथन चलता है, तो उसे अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। फिर आता है अंतर्वैयक्तिक संचार, यानी इंटरपर्सनल। तो जब दो लोगों के बीच संचार होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। फिर समूह संचार, यानी समूह के साथ जब विचार विमर्श किया जाता है, छोटे छोटे दो समूह आपस में बात करते हैं, या फिर समूह को कोई एक व्यक्ति संबोधित करता है, सूचना प्रदान करता है। जैसे शिक्षक मान लीजिए कोई सूचना दे रहे हैं, नेता किसी सभा में कोई भाषण देते हैं, तो एक तरह से समूह संचार का ही उदाहरण हम मान सकते हैं। और फिर जनसंचार, जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पाठ्यक्रम का है, कि जब किसी भी तकनीक के माध्यम से, किसी यंत्र या मशीन के माध्यम से समाज के विशाल वर्ग से संवाद स्थापित किया जाता है, प्रयास इस तरह से किया जाता है कि बहुत व्यापक स्तर पर उसकी पहुंच जो है होनी चाहिए, व्यापक और विशाल वर्ग तक वो पहुंच होती है, तो उसे जनसंचार कहते हैं। जिसे समझने के लिए मैं बताऊं कि अंग्रेजी में जो है मास कम्युनिकेशन कहा जाता है, यानी किसी न किसी माध्यम से, तकनीकी यांत्रिक माध्यम से, किसी मीडिया के मीडियम उसको कहते हैं, तो उसके माध्यम से इस सूचना का आदान प्रदान होता है, बहुत व्यापक स्तर पर होता है, और एक साथ इस व्यापक वर्ग के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की जाती है। इसे जनसंचार कहते हैं। जनसंचार की कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे जो भी संचार होता है, जो भी सूचनाएं प्रकाशित होती है, उनकी प्रकृति सार्वजनिक होती है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक बहुत बड़े वर्ग के लिए वो होती है। संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं होता। देखिए, समूह संचार तक जो 3-4 प्रकार हमने देखे, उसमें जो संचार करने वाला व्यक्ति है या संदेश देने वाला, सूचना देने वाला व्यक्ति है, वो उसका सीधा सीधा संबंध है, तुरंत आपस में बातचीत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जनसंचार में ऐसा नहीं। मान लीजिए कोई अखबार के माध्यम से जो सूचनाएं जा रही हैं, ज़रूरी नहीं कि अखबार के द्वारा जो सूचनाएं दी गई वहाँ तक पहुँची, वहाँ से कोई रिप्लाई
या तुरंत कोई फीडबैक मिल जाए, ये तुरंत इसमें जो है फीडबैक नहीं मिलता है, कोई संबंध नहीं होता है। और बहुत सारे द्वारपाल होते हैं, द्वारपाल यानी बहुत सारे सोपान होते हैं इन सूचनाओं के तैयार होने के। तो ये द्वारपाल जैसे संपादक है, पत्रकार है, फिर वितरक है, फिर रिटेलर जो है बेचने वाला है किसी अखबार को आदि, बहुत सारे जो सोपान जो है, बहुत सारे स्टेप इसमें होते हैं और इसके लिए एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला सार्वजनिक होते हैं संदेश, दूसरा प्राप्त करने वाला और देने वाला, सूचना देने वाला, इन दोनों में कोई संबंध नहीं। अनेक द्वारपाल होते हैं, अनेक प्रक्रियाओं से, अनेक सोपानों से इसको गुजरना होता है, तुरंत फीडबैक नहीं मिलता है और एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं जनसंचार के कार्य। सबसे पहला कार्य है सूचना देना, यानी सूचना जो दुनिया भर में हमारे आसपास कुछ हो रहा है उसकी सूचना हमें मिलती है, उसकी इन्फॉर्मेशन। सूचना का मतलब है इन्फॉर्मेशन, तो सूचनाएं हमें मिलती है। दूसरा, शिक्षित करना, हमारे आसपास जो घटित हो रहा है उसके बारे में हमें परिचित कराना, उसके प्रति सजग बनाना, या शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई भी बहुत सारी बातें इसके माध्यम से प्रसारित की जाती है। मनोरंजन तो इसका एक प्रमुख माध्यम है, प्रमुख प्रकार है, प्रमुख कार्य है, जैसे टीवी, सिनेमा आदि, और बहुत सारी जो कहानी आदि विधाएं हैं जो प्रिंट माध्यम में, वो भी एक तरह से मनोरंजन का और शिक्षा का कार्य भी करती है। फिर एजेंडा तय करना, यानी किसी घटना या मुद्दों का चर्चा जो है, उन विषयों को चर्चा का विषय बनाकर जो है जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देखिए, एक तरह से मुहिम की तरह चलता है। एजेंडा तय करना यानी एक तरह से मुहिम चलाई जाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी मुद्दा जो एक ज्वलंत मुद्दा होता है समाज का, उसके पक्ष में विपक्ष में मतांतर होते हैं, और अगर किसी माध्यमों को लगता है कि सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए कदम उठाने चाहिए, तो इसको जो है चर्चा के आधार पर अपने माध्यमों में इसका स्थान देकर उन मुद्दों को, उन घटनाओं को चर्चा में लाकर उसको चर्चा का विषय बनाकर समाज को और सरकार को जहाँ भी आवश्यकता है उसको अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर दे। जैसे अब उदाहरण के लिए, जैसे अभी टीका दिया जा रहा है कोविड का, कोरोना का, तो इस टीके के संदर्भ में समाज मत को अनुकूल बनाने का एक बहुत बड़ा कार्य जो है ये माध्यम के द्वारा हो रहा है। फिर निगरानी करना, सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखने का भी महत्वपूर्ण काम जनसंचार के द्वारा संपन्न होता है। अगर मान लीजिए सरकार के द्वारा कोई गलत कदम उठाए जाते हैं या ऐसा लगता है कि वो गलत है, तो उसके संदर्भ में एक जागृति या जागरूकता फैलाने का कार्य जो है ये माध्यम करते हैं, लोगों को भी जागृत करते हैं, या सरकार के उन मुद्दों की आलोचना वो करते हैं, उन कदमों की जो उठाए गए हैं या जो निर्णय लिए गए हैं उसकी समीक्षा जो है इनके द्वारा की जाती है। एक तरह से सरकार के कार्यों पर भी निगरानी रखने का कार्य जनसंचार करता है। तो इन 5 बातों को आप ध्यान रखेंगे: सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना और निगरानी करना, ये जनसंचार के प्रमुख कार्य हैं। और भी छोटे मोटे कार्य हो सकते हैं और भी लिखा जा सकता है, लेकिन प्रमुख रूप से ये 5 कार्य, और छोटे मोटे और कुछ कार्य है तो इन्हीं 5 के अंतर्गत उनको हम रख सकते हैं। और एक है विचार विमर्श का मंच तैयार करना, ये भी एक कार्य जो है इसका एक प्रमुख कार्य जो है विचार विमर्श का मंच उपलब्ध कराना। अब हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और लोकतंत्र के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति का मंच जो है जनसंचार के जो विविध संगठन है या माध्यम है वो देते हैं, तो ये भी एक प्रमुख कार्य जनसंचार का है। अब भारत में जनसंचार माध्यम के विकास के संदर्भ में जब बात करते हैं तो हमारी
जो एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित किताब है उसके अनुसार देवर्षि नारद जो है ये भारत के पहले समाचार वाचक हैं। आप जानते हैं कि अलग अलग पौराणिक कथाएं आपने देखी होगी कि वीणा साथ लेकर नारायण नारायण कहते हुए धरती और देवलोक में बीच संवाद पहुंचाने का या समाचार पहुंचाने का कार्य देवर्षि नारद जी करते थे। तो उनको ही एक तरह से पहला समाचार वाचक माना जाता है। फिर महाभारत काल में धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था विवरण सुनाया जा रहा था उसका, तो संजय के माध्यम से, यानी एक संजय की कल्पना जो की गई थी वो भी एक तरह से जनसंचार माध्यमों का ही एक शुरुआती दौर हो सकता है या माना जा सकता है, गलत नहीं होगा। फिर राजा तक संदेश पहुंचाना, राजा के संदेश जनता के बीच प्रसारित करने की समृद्ध व्यवस्था अलग अलग रूपों में, जैसे मुनादी वाला है जो गाँव में घूम घूम कर ढोल बजाकर जो है सूचनाएं देता था। फिर आगे चलकर शिलालेख और अलग अलग प्रकार के ताम्रलेख, धातुओं पर उकेरे गए, शिलाओं पर उकेरे गए संदेश, जैसे सम्राट अशोक आदि के शिलालेख बहुत अच्छी तरह से आप परिचित है, इतिहास में आपने पढ़ा है कि कलिंग युद्ध के बाद जो जनहितैषी कार्य या लोकहित में कार्य किए थे सम्राट अशोक ने, उसकी सूचनाएं और जो निर्णय उन्होंने लिए थे उसकी सूचनाएं उन्होंने शिलालेख के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई थी। फिर भीमबेटका के गुफा चित्र भी एक तरह से संचार का ही रूप है। कठपुतली, लोकनाट्य, अलग अलग प्रकार के जो लोक कलाएं हैं वो भी संचार का ही रूप है। अब आधुनिक माध्यमों की जब बात करते हैं जनसंचार की आज के दौर में, तो रेडियो एक महत्वपूर्ण माध्यम है जनसंचार का, फिर टेलीविज़न है, फिर प्रिंट माध्यम में समाचार पत्र और पत्रिकाएं और सिनेमा। देखिए आमतौर पर यहाँ पर दो मुख्य भेद किए जाते हैं, एक प्रिंट माध्यम और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। तो प्रिंट माध्यम में जो छपी हुई सामग्री है उसको प्रिंट माध्यम के अंतर्गत रखा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक है चाहे सुनने वाला हो या फिर दृश्य श्रव्य हो या दोनों एक साथ हो, तो इनको जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत रखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक में रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, दूरदर्शन, मतलब ये इंटरनेट, ये जो है इलेक्ट्रिक माध्यम में आते हैं। और प्रिंट माध्यम में जो समाचार पत्र पत्रिकाएं, जो पैम्पलेट्स होते हैं ये। अब आज के दौर की बात करें तो अलग अलग प्रकार के जो समाज माध्यम हैं, सामाजिक सोशल मीडिया जिसको हम कहते हैं सामाजिक माध्यम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसको भी हम जनसंचार का माध्यम निश्चित ही कह सकते हैं, और वो बहुत ही व्यापक स्तर पर आज जनता के बीच लोकप्रिय है, लोगों के बीच, युवकों के बीच खास करके लोकप्रिय है। फिर प्रिंट माध्यम की जब बात करते हैं तो ये मुद्रित माध्यम या छपी हुई सामग्री के लिए अत्यंत पुराना माध्यम ये है, शुरुआती दौर में यही माध्यम था। और प्रिंट माध्यम के जरिए खबरों को जो आदान प्रदान किया जाता है उसको पत्रकारिता कहा जाता है, और इसी पत्रकारिता के विस्तृत रूप में विवेचन करने के लिए, उसको समझने के लिए हम एक अलग वीडियो इसके संदर्भ में बनाएंगे, उसको भी हम देखें। पत्रकारिता के पहलू संकलन करना, यानी जो सूचना है उसको इकट्ठा करना, फिर उसको संपादन करना यानी छपने योग्य बनाना, और फिर प्रकाशित करना और लोगों तक पहुंचाना, ऐसे अलग अलग पहलू इसके होते हैं। तो पत्रकारिता का एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, उसमें पत्रकार के प्रकार, पत्रकारिता के अलग अलग रूप, पत्रकारिता के अलग अलग प्रकार, ये सब उस पर चर्चा, हम इन सब मुद्दों पर चर्चा उसमें करेंगे। अब बाहर से खबरें लाने का काम जो करते हैं वो संवाददाता उनको कहा जाता है, रिपोर्टर भी कहते हैं। और फिर संपादित करने के बाद, छपने के बाद वो वितरित होता है, और संपादन करना और छापने योग्य बनाने का काम संपादकों का होता है। अब मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई, लेकिन आधुनिक छापेखाने का जो आविष्कार है वो चीन में हुआ है,
और भारत की अगर बात करें तो भारत में पहला छापाखाना जो है गोवा में निकला है 1700। फिर भारत में पत्रकारिता की शुरुआत की जब हम बात करते हैं तो 1780 में पहला पत्र भारत का निकला है जिसका नाम है बंगाल गज़ेट, और इसके संपादक थे जेम्स ऑगस्ट हिकी, और ये पत्र कलकत्ता से निकला। इस संदर्भ में और एक बात मैं आपको बताऊं कि हिंदी का पहला पत्र अगर कोई है तो उसका नाम है उदंत मार्तंड, वो है कलकत्ता से, वो भी निकला 1826 में, और जुगल किशोर शुक्ल उसके संपादक है, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। यहाँ देखिए गड़बड़ करते हैं बच्चे बहुत बार। पहला ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला समाचार पत्र, भाषा छोड़ दीजिए, आमतौर पर वो अंग्रेजी थी, तो पहला समाचार पत्र अगर पूछा जाता है तो ये उत्तर है बंगाल गज़ेट, संपादक जेम्स ऑगस्ट हिकी, और सन 1780 में कलकत्ता से निकला। दूसरा, हिंदी का पहला पत्र अगर है तो वो है 1826 में निकला, जिसका नाम है उदंत मार्तंड, संपादक जुगल किशोर शुक्ल, और ये भी कलकत्ता से ही निकला है। फिर आज़ादी से पहले पत्रकारिता एक अलग मोड़ पर जो है कार्य कर रही थी, एक अलग रास्ता एक तरह से पत्रकारिता का था, यानी लक्ष्य या टारगेट जो उसका था, या बहुत से पत्रकार जो थे एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी थे और आज़ादी प्राप्त करना उनका लक्ष्य था, स्वाधीनता प्राप्ति उसका लक्ष्य था। आज़ादी के बाद फिर शुरुआती 2 दशक तक, आज़ादी होने के बाद जब राष्ट्र निर्माण या राष्ट्र को भविष्य के लिए निर्माण करने की प्रतिबद्धता इन समाचार पत्रों में नज़र आने लगी, लेकिन आगे चलकर फिर व्यावसायिकता के गुर इस क्षेत्र ने भी पकड़े। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हिंदी का ये साप्ताहिक पत्र था उदंत मार्तंड। अगर दैनिक पत्र की बात की जाती है तो दैनिक पत्र है सुधावर्षन, जो हिंदी का पहला दैनिक पत्र कहा जाता है। आज़ादी के पूर्व जो प्रमुख पत्रकार और जिन पत्रों ने प्रमुख रूप से भूमिकाएं निभाई, तो उसकी भी चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं। जैसे गांधी जी के जो पत्र थे वो भी एक संचार का बहुत बड़ा कार्य करते थे, लोगों में एक उस जोश उनसे भर जाता था। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालमुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रताप नारायण मिश्र आदि स्वतंत्रता से पूर्व काल के प्रमुख पत्रकारों में से नाम है। ये प्रमुख पत्रकार थे। फिर उस समय की महत्वपूर्ण पत्रिकाएं भी हम देखते हैं कि जैसे केसरी है, तिलक जी इसके संपादक थे, हिंदुस्तान है, सरस्वती है, हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद थे, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत। फिर आज़ादी के बाद तो प्रमुख हिंदी अखबार जैसे नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, अमर उजाला, बहुत सारे नाम हैं। पत्रिकाओं में भी धर्मयुग है, साप्ताहिक हिंदुस्तान है, दिनमान है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पत्रिकाओं का जो है अलग अलग नाम समाचार पत्रों का, पत्रिकाओं का है। आज़ादी के बाद के भी कुछ प्रमुख पत्रकार हैं जिन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य इस क्षेत्र में किए, जैसे अज्ञेय है, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, मनोहर श्याम जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजेंद्र माथुर, सुरेंद्र प्रताप सिंह, रघुवीर सहाय, प्रभाष जोशी आदि ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम दोनों में जो है अपना योगदान दिया है, सहयोग दिया है, अपना प्रमुख रूप से कार्य किया है। तो इस स्लाइड पर बात करते हुए ध्यान रखिएगा कि 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। जैसे आज़ादी से पहले के प्रमुख पत्रकार कौन थे, आज़ादी से पूर्व की प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ कौन सी थी, आज़ादी के बाद कौन से पत्रिकाएँ हैं, या आजकल के हिंदी के प्रमुख समाचार पत्रों के 2-3 नाम लिखिएगा, इस प्रकार का प्रश्न होता है। या फिर आज़ादी के बाद प्रमुख पत्रकार या जिन पत्रकारों ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया उनके 2 या 3 पत्रकारों के नाम लिखिए, ऐसा प्रश्न बन सकता है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इस बात को सुने। कुछ प्रमुख पत्रिकाओं की ये चित्र हैं जो हमारी किताब से लिए गए हैं।
अब प्रिंट माध्यम की कुछ विशेषताएं और सीमाएं भी होती हैं, यानी कुछ अच्छाइयाँ है एक तरह से। जैसे छपे हुए शब्दों का स्थायित्व होता है, अपनी सुविधा के अनुसार उसको पढ़ सकते हैं। लिखित रूप में भाषा का विस्तार होता है। चिंतन, विचार, विश्लेषण का माध्यम होता है। इस माध्यम से गंभीर गूढ़ बातें लिख सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास पढ़ने, समझने, सोचने का समय होता है और उसकी योग्यता भी होती है। एक आमतौर पर पढ़ा लिखा व्यक्ति इसको पढ़ता है। फिर असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही व्यक्ति होता है जो साक्षर है, जिसने औपचारिक या अनौपचारिक कोई शिक्षा प्राप्त की है और एक कहीं ना कहीं कुछ योग्यता उसकी, एक विशेष स्तर की योग्यता उसकी होती है और इसलिए वो उस चिंतन को समझ सकता है। ये एक विशेषता या अच्छाई, खूबी एक तरह से प्रिंट माध्यम की है। फिर खामियां भी है, कमियां भी है, सीमाएं, मर्यादाएं इसकी है कि निरक्षरों के लिए ये निरर्थक है, यानी निरक्षर व्यक्तियों के लिए प्रिंट माध्यम किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते। फिर दूसरी एक महत्वपूर्ण कमी है कि तुरंत जो घटनाएं हो रही है, अभी हो रही है, तुरंत सूचनाएं नहीं दी जा सकती। उसके लिए एक विशिष्ट समय अवधि की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही उसको हम प्रसारित कर सकते हैं। कुछ मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करते हुए ध्यान देने योग्य बातें होती है, उस भी चर्चा करते हैं। जैसे लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी शैली का ध्यान रखना जरूरी होता है और प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जाए, यानी जो आम लोग या जिस वर्ग तक ये पहुंच रहे हैं उस वर्ग की जो भाषा है उसका प्रयोग इसमें किया जाता है, ताकि उस वर्ग के साथ अच्छी तरह से वो जुड़ सके। समय सीमा का ध्यान रखना, आवंटित जगह यानी जो दी गई स्पेस है उसके अनुशासन का पालन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बड़ी कीमत होती है इन जगहों की। हमने बीच में बात की थी कि देखिए बहुत कीमत होती है समाचार पत्रों के उन छोटे छोटे कॉलम्स की। अलग अलग समाचार पत्र के अनुसार अलग अलग दर उसका होता है, विज्ञापन आदि अगर दिया जाता है तो बहुत महत्वपूर्ण वो उसको प्रबंधन करना, उसको संपादन करना वो बहुत ज़रूरी होता है। फिर लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियाँ, अशुद्धियाँ अगर कुछ है तो उसको भी ठीक करना आवश्यक हो जाता है। गलत चीज़ें ना छपे, इसका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। लेखन में सहज प्रवाह होना चाहिए, किसी प्रकार से वाद विवाद की बातें उसमें ना आए। तो ऐसी कुछ प्रमुख बातें। और ये इस वीडियो में जो हमने बात की, संचार, जनसंचार, फिर संचार के कार्य, जनसंचार के अलग अलग माध्यम और उन अलग अलग माध्यमों में प्रिंट माध्यम की प्रमुख रूप से चर्चा हमने यहाँ पर की। अब प्रिंट माध्यम में पत्रकारिता, पत्रकार के प्रकार, लेखन के विविध प्रकार, इस पर एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, उसको भी आप देखिए, समझने में आपको आसानी होगी। और आज इस वीडियो में इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।